नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल एक शिक्षक बंधु द्वारा लोकसभा का एक दस्तावेज मुझे भेजा गया और पूछा गया कि क्या यह दस्तावेज सही है। बहुत लोगों द्वारा इस पर संदेह जताया जा रहा है और यदि यह दस्तावेज सही है तो इसका आप जरा विश्लेषण करके बताएं। इस दस्तावेज को वेरीफाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा समय का भी अभाव है, लेकिन लिखने के स्टाइल से यह दस्तावेज सही मालूम पड़ता है। लेकिन इसमें मंत्रालय का लोगो नहीं होने के कारण थोड़ा संदेह भी लग रहा है। वैसे संसद में प्रश्नकाल के दौरान दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तारांकित प्रश्न और दूसरा अतारांकित प्रश्न। जो प्रश्न तारांकित होते हैं उनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा मौखिक रूप से सदन में दिया जाता है, लेकिन जो प्रश्न अतारांकित होते हैं उसका जवाब संबंधित विभाग द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। वो संबंधित विभाग अपना लिखित जवाब लोकसभा सचिवालय को भेज देता है और स्पीकर संबंधित सांसदों को वो जवाब भेज देते हैं। लेकिन दोनों तरह के प्रश्न पूछने की सूचना कम से कम 10 से 15 दिन पहले लोकसभा के स्पीकर को देना आवश्यक होता है। चूंकि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अतारांकित प्रश्न है, अर्थात इसकी सूचना लिखित रूप में मांगी गई है। यह 15 दिन पहले ही लोकसभा स्पीकर को भेज दिया गया होगा और चूंकि पिछले 2 दिन से सदन की कार्यवाही नहीं चलने के बावजूद भी इसका जवाब लिखित रूप में विभाग द्वारा लोकसभा सचिवालय को भेज दिया गया और लोकसभा का स्पीकर संबंधित सांसद को इसका जवाब सौंपा गया होगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है तो आखिर यह जवाब कैसे आया। यह जवाब लिखित रूप में आना था, इसलिए इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। यदि यह प्रश्न तारांकित होता तो शायद संसद में हंगामे के कारण इसका जवाब मौखिक रूप से नहीं आ पाता। अब इस दस्तावेज में पूछे गए प्रश्नों और उसके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। ई तुकाराम जो कर्नाटक के बेलारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न अंग्रेजी में पूछे गए हैं और उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। इनका पहला प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार ने देश के सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता के इम्पैक्ट का आकलन किया है जिनकी नियुक्ति टेट अनिवार्य होने से पहले हो चुकी थी। और इनका दूसरा प्रश्न है कि यदि हाँ तो हर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे शिक्षकों की संख्या क्या है, इंक्लूडिंग कर्नाटका। ये दोनों प्रश्न इररेलेवेंट अर्थात अप्रासंगिक प्रश्न है। हमें ऐसे शिक्षकों की गिनती नहीं करवानी है। यह पूरी तरह से एक नीतिगत मामला है, चाहे देश के 100 शिक्षक ही इससे प्रभावित क्यों ना हो। यदि गलत निर्णय देकर उनके ऊपर टेट अनिवार्यता के बोझ को डाल दिया गया है तब भी यह गलत है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि इससे देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं या केवल 25 शिक्षक। हालांकि यदि आपको याद होगा तो केंद्र सरकार ने दिसंबर में ही इस संबंध में डेटा सभी राज्यों से मंगवाया था और निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी है। जहां तक सेवारत शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता के प्रभाव का आकलन की बात है, ऐसे संवेदनहीन सरकार से इसकी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये दोनों प्रश्न पूरी तरह से मुझे गैर जरूरी लगता है, इसके पूछे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सेवारत शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से राहत देने के लिए आरटीई एक्ट के सेक्शन 23 में संशोधन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव या योजना है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें। यह प्रश्न कुछ हद तक रेलिवेंट तो लगता है, लेकिन प्रश्न अधूरा पूछा गया है। पहले आरटीई एक्ट में 2017 के संशोधन का उद्देश्य पूछा गया होता
होता तो ज्यादा सटीक रहता। क्या 2017 के संशोधन का उद्देश्य सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट को लागू करना था या केवल उन शिक्षकों पर टेट को लागू करना था जिनकी नियुक्ति सेक्शन 23(2) के अंतर्गत रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी? इसमें 2017 के संशोधन का आशय पूछना बहुत जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय से पहले 2017 में आरटीई एक्ट में किए गए संशोधन का आशय क्या था। तो शायद विभाग को इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी हिचकिचाहट अवश्य होती और पूरे मामले का स्पष्टीकरण हो जाता। चौथा प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों को निश्चित समयावधि के अंतर्गत टेट पास कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? यह प्रश्न तो सबसे बकवास प्रश्न पूछा गया। इसी तरह के प्रश्न सरकार को उत्तर देने के लिए स्पेस बनाता है। इस तरह के प्रश्न स्थिति को और डाइल्यूट करता है। सरकार से इस तरह के प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि यदि 2017 के संशोधन का उद्देश्य सभी सेवारत शिक्षकों पर टेट को लागू करना था तो इसके लिए आज तक सरकार ने शिक्षकों को कोई सूचना क्यों नहीं दी? आज तक वे सभी नॉन टेट शिक्षक पद पर कैसे बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार पहले से ही प्रत्येक वर्ष 2 बार टेट का आयोजन करती है और यही आदेश रिव्यू निर्णय में दिया गया है। प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षकों को टेट पास करने के लिए अधिक बार टेट आयोजित किया जाए, बल्कि प्रश्न यह है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर आखिर टेट का बोझ क्यों डाला गया? किस आधार पर इस कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया? पांचवा प्रश्न है कि क्या कोई संक्रमणकालीन राहत इन शिक्षकों के लिए विचाराधीन है? यदि है तो उसका विवरण दें। इस प्रश्न से तो ऐसा लगता है कि सांसद महोदय को शिक्षकों के समस्या की सही जानकारी नहीं है। शिक्षकों को कोई अंतरिम राहत नहीं चाहिए। शिक्षक यहाँ इंटरिम रिलीफ के लिए नहीं आए हैं। 31 अगस्त 2028 तक उनकी नौकरी बिना टेट पास किए ही सुरक्षित है। यह 3 वर्ष का इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ही सभी शिक्षकों को दिया हुआ है। शिक्षकों को पूर्णकालिक समाधान चाहिए। उनके खिलाफ टेट अनिवार्यता पूरी तरह से समाप्त हो, इसकी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय को बदलने की लड़ाई है। अब देखते हैं कि शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने इसका क्या जवाब दिया है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और जवाब देने का स्पेस दिया गया है, उसी प्रकार से उत्तर भी उनके तरफ से आया है। इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने का प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और तैनाती का मामला राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारों के क्षेत्र में आता है। इसलिए आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की संख्या का डेटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय और उसके रिव्यू निर्णय में जो बातें कही गई है उसी बात को यहाँ दोहराया गया है और दोनों आदेशों का लिंक भी शेयर किया गया है। जैसा कि इन महोदय द्वारा कहा गया है कि संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मैं उन महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने इस विषय को समवर्ती रहने कहां दिया है? केंद्र सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए इसके माथे पर एनसीटीई को बिठा दिया है। मैं उन महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून अपने राज्य के लिए बना सकता है जो एनसीटीई के गाइडलाइन से अलग हो? चूंकि यह समवर्ती सूची का विषय है तो इतना अधिकार राज्यों के पास तो होना ही चाहिए था। फिर आखिर टेट को सभी राज्यों के शिक्षकों पर क्यों थोपा गया? समवर्ती सूची में शिक्षा के होने के बावजूद भी राज्य सरकार को केवल शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्ट
पोस्टिंग का अधिकार है। क्या राज्य सरकार अपनी मर्जी से शिक्षकों की योग्यता, उनका भर्ती नियम या सेवा शर्तें बना सकती है, जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है? यदि किसी राज्य सरकार को इतनी स्वतंत्रता नहीं है तो इस विषय का समवर्ती सूची में होने का क्या लाभ है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट के गलत निर्णय के कारण प्रत्येक राज्यों के लाखों शिक्षकों के सामने टेट अनिवार्यता को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है? क्या कोई राज्य सरकार इस संबंध में अपने विधानसभा में कोई कानून बनाकर उन शिक्षकों को राहत दे सकती है? यदि नहीं तो आखिर इसे समवर्ती सूची में होने का क्या फायदा है? यदि वास्तव में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय समझा जाता तो शिक्षकों की टेट समस्या चंद मिनटों में दूर हो सकती थी। हर राज्य अपने विधानसभा में इस संबंध में कानून बनाकर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज सकती थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी निष्प्रभावी हो जाता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य सरकारों के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वे NCTE के गाइडलाइंस का थोड़ा सा भी उल्लंघन कर सके। आज बहुत सारी राज्य सरकारें UCC कानून अपने विधानसभा में पास करा करके राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी के लिए भेज रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने विधानसभा में UCC कानून को पारित किया और इसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया गया। चूंकि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। शिक्षा नाम मात्र का समवर्ती सूची का विषय रह गया है। वास्तव में केंद्र ने इसे हाईजैक कर लिया है। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री श्री जयंत चौधरी ने अपने उत्तर में लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती नियम और उनकी सेवा शर्तें राज्य सरकारों के अधीन है। क्या वे इस बात को लिख कर दे सकते हैं कि यदि यह राज्य सरकारों के अधीन है तो क्या राज्य की विधानसभा इस संबंध में कोई कानून बना सकती है? कुल मिलाकर यह कहें, जिस प्रकार से अस्पष्ट तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है उसी तरह से गोल मोल जवाब सरकार की तरफ से भेज दिया गया है, जो बहुत ही निराशाजनक और सोचनीय है। खैर, मैं राज्य शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यहाँ तो आप गोल मोल जवाब देकर निकल सकते हैं, लेकिन कल कोर्ट में किसी भी हालत में इस तरह के जवाब देकर आप निकल नहीं पाइएगा। कोर्ट में आपकी जबरदस्त घेराबंदी होनी है। आपको कोर्ट में 2017 के संशोधन का आशय को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। कोर्ट से आप बच नहीं सकते हैं। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।